भारतीय टेलीविजन में पहली बार आपके लिए एक ऐसा शो हम लाए हैं जिसमें आपको प्रॉपर्टी के बारे में सारी जानकारी एक जगह मिलेगी। स्वागत है प्रॉपर्टी इंडिया में। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। प्रॉपर्टी के बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो वो आपको हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर भी मिलेगी। कानूनी, आर्थिक, टैक्स मामलों के जानकार और उद्योग के विशेषज्ञों की राय चाहते हैं तो वो भी आप ndtv.com/property पर जाकर ले सकते हैं। 24 शहरों के प्रॉपर्टी बाजार एक्सपर्ट्स की नजर में कैसे हैं, यहाँ आपको पता चलेगा। जानकारी ढूंढना भी बहुत आसान है। शहर, बजट या साइज के हिसाब से आप अपनी पसंदीदा प्रॉपर्टी देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। बड़ी बड़ी रियल्टी कंपनियां अपने कदम क्यों पसार रही हैं शिक्षा के क्षेत्र में। टैक्स रिटर्न भरने का वक्त आ रहा है और हम बताएंगे प्रॉपर्टी खरीद कर टैक्स कैसे बचा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई रीजन में करीब 6.5 लाख एकड़ विवादित जमीन को निर्माण के लिए खोला, जहां जंगल की जमीन नहीं। नॉर्थ चेन्नई बनता जा रहा है किफायती मकानों का केंद्र। रियल एस्टेट का धंधा मंदा हो, लेकिन रियल एस्टेट कंपनियां हाथ पर हाथ धर के बैठने के मूड में बिल्कुल नहीं लग रही है। यही वजह है कि कई रियल एस्टेट कंपनियों ने हाल ही में एजुकेशन के क्षेत्र में भी कदम रखा है। लेकिन अगर रियल एस्टेट और एजुकेशन के रिश्ते पर सही तरीके से गौर किया जाए तो पता चलता है कि ये रिश्ता पुराना भी है और इस रिश्ते से दोनों को ही बहुत फायदा होने की उम्मीद भी है। हमने जानने की कोशिश की कि आखिर कैसे रियल एस्टेट कंपनियों के लिए एजुकेशन है पुण्य कमाने के साथ साथ फायदे का भी सौदा। ये है हमारे देश का भविष्य और इन्हें सही राह दिखाती है शिक्षा। लेकिन सरकार देश की बढ़ती आबादी की शिक्षा की जरूरतों को पूरा करने में नाकाम रही है और इस कमी को पूरा किया है प्राइवेट स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज ने, जो बेहतरीन शिक्षा दे रही हैं। इस प्राइवेट एजुकेशन के क्षेत्र में एक हिस्सा रियल एस्टेट कंपनियों का भी है और ये हिस्सा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। हाल ही में सुपरटेक ने उत्तराखंड के रुद्रपुर इलाके में अपनी यूनिवर्सिटी को जुलाई से छात्रों के लिए खोलने का ऐलान किया। इसके साथ ही सुपरटेक का नाम रियल एस्टेट कंपनियों की उस लंबी फहरिस्त में जुड़ गया है जो एजुकेशन के क्षेत्र में सक्रिय हैं, जैसे अंसल एपीआई, हीरानंदानी, रुस्तम जी, जेपी, प्रेस्टीज ग्रुप, मंत्री डेवलपर्स, एमसीएन ग्रुप और सलापुरिया डेवलपर्स। दरअसल जब रियल एस्टेट कंपनियां टाउनशिप बनाती हैं तो उनमें उन्हें शिक्षा संस्थानों के लिए जमीन मुहैया करानी होती है। ऐसे में उस जमीन पर खुद स्कूल या कॉलेज बनाना एक स्वाभाविक कदम होता है। शैक्षिक संस्थान खोलने के लिए जितनी जमीन और कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है उसे भी एक रियल एस्टेट कंपनी बेहतर तरीके से अंजाम दे पाती है। देखिए, अगर मैं इसको कंपैरिजन करता हूँ कि रियल इस्टेट से हम लोग एजुकेशन में जा रहे हैं तो बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट मॉडल है। रियल इस्टेट इज द इन द कॉमर्शियल वेंचर एंड दिस यूनिवर्सिटी इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो बट बिकॉज ऑफ वी आर वर्किंग इन दिस रियल इस्टेट सिंस लास्ट 25 ईयर, तो एक हमको कुछ ऐसा लगा देयर इज ए गैप। लाइक हम कोई कॉलोनी डेवलप करते हैं तो उसके अंदर हम स्कूल भी बनाते हैं, उसके अंदर हम हॉस्पिटल भी बनाते हैं फॉर द कम्युनिटी लिविंग इनसाइड। तो एक क्वालिटी एजुकेशन और एक उस प्राइस के अंदर जो उनका एक बजट होता है, तो कहीं ना कहीं उनको उस चीज़ का फेस करना पड़ता है। तो वही चीज़ हम वो क्वालिटी एजुकेशन, वो एक इंटरनेशनल एजुकेशन जिसके लिए लोग बाहर जा रहे हैं, वो एजुकेशन हम यहीं पर एक ऐसी यूनिवर्सिटी में दे दें जिनकी एक्चुअली रिक्वायरमेंट है लोगों को। रियल एस्टेट कंपनियों के लिए ये एक CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी ज्यादा साबित हो सकता है। जो हम लोग टाउनशिप्स बनाते हैं उन टाउनशिप्स के अंदर स्कूल लाना बहुत ज़रूरी होता है शुरू में, जिससे कि लोग वहाँ पे जब बसें तो उनके बच्चे आसपास के स्कूलों में जा सकें। इसी तरह कॉलेजेस बनाने बहुत ज़रूरी है, वोकेशनल ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। तो एजुकेशन जो है वो रियल एस्टेट कंपनियों के लिए एक ऑलमोस्ट मस्ट हो गया है, खासकर अपनी कॉलोनीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। बेशक उसमें प्रॉफिट कम भी हो, लेकिन एक सोशल कमिटमेंट है। CSR ना भी हो, लेकिन कम से कम एक चीज़ प्रोवाइड की जाती है। और एजुकेशन आज हमारे देश की बहुत
आवश्यक ज़रूरत है जो हम लोग पूरा करते हैं। और प्राइवेट सेक्टर की एजुकेशन काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड्स की हैं। सबका ये विचार है कि उसमें अच्छी कंपटीशन आए, ओपन सेक्टर जितनी एजुकेशन खुल सकती है खुल जाए, जिससे कि हमारी इंडिया में भी ऑक्सफोर्ड्स, कैम्ब्रिजेस और हार्वर्ड्स जैसी यूनिवर्सिटीज़ बन सकें। हमारे देश में शिक्षण संस्थानों की कमी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और अगर रियल एस्टेट कंपनियां इस खालीपन को भरने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखती हैं, तो फायदा दोनों का ही है। DTZ के एक सर्वे के मुताबिक हमारे देश में करीब 14.5 करोड़ छात्र ऐसे हैं जो उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए तैयार हैं। उनके लिए हमारे देश में महज 25,000 कॉलेज और 460 यूनिवर्सिटीज हैं। हमारे देश में भर्ती होने की दर यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER दुनिया के औसत 26% के मुकाबले महज 12% है। ऐसे में अगर 2020 तक 30% का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो करना है तो उसके लिए 555 करोड़ स्क्वायर फीट का रियल एस्टेट मुहैया कराना होगा। अपने क्षेत्र से हटकर एजुकेशन के क्षेत्र में कदम रखने वाली इन रियल्टी कंपनियों के लिए क्या ब्रांडिंग एक चुनौती साबित हो सकती है? अगर वो अपने नाम के साथ संस्था को लगाते हैं तो उनको ये तो मालूम है कि संस्था जो है वो काम करती है। जो एक फील्ड में सक्सेसफुल होती है तो उसमें एक गुण आ जाता है, कमिटमेंट का, पैशन का, सक्सेस का, सर्विस करना कस्टमर्स को। वही पैशन और वही ड्राइव और वही एम उनको अपनी यूनिवर्सिटी और एजुकेशन की तरफ ले जाती है। तो उनका क्योंकि पहले एक फील्ड में ब्रांड है तो दूसरे फील्ड में ब्रांड बनना ईजी रहता है। वहाँ पे काम करेंगे अच्छा तो ब्रांड और ऊंचा चढ़ जाएगा, नहीं ब्रांड करें तो गिर जाएगा एजुकेशन फील्ड में। तो ब्रांडिंग हो जाती है और करनी चाहिए भी। और ब्रांडिंग अल्टीमेटली सस्टेन करेगी जब अगर आप कंसिस्टेंटली उसको मेंटेन कर सको। ऐसे में रियल एस्टेट कंपनियों का एजुकेशन सेक्टर में अपना पैसा, वक्त और एक्सपर्टीज लगाना दोनों के लिए ही लाभकारी साबित होगा। नई दिल्ली से अंजलि इस्टवाल, NDTV के लिए। तो कितना फायदा होगा एजुकेशन सेक्टर को रियल्टी कंपनी से और रियल्टी कंपनीज को एजुकेशन सेक्टर से, ये इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं कृति ललित कुमार जैन जो कि डायरेक्टर हैं KUL की, और साथ में हैं मनीष कश्यप जो कि MD हैं ट्रांजैक्शन सर्विसेज CBRE इंडिया के। आप दोनों का स्वागत है इस चर्चा में। कृति, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे कि आखिर आपकी कंपनी भी अब इस फील्ड में आ रही है, और आप ही से इसलिए जानना चाहेंगे कि आखिर क्या सोच करके आप लोगों ने इसमें कदम रखने की ये पहल की है? सबसे पहले अंजलि मैं बताना चाहूंगी कि ये अपॉर्चुनिटी शायद रियल एस्टेट डेवलपर्स को पास में नहीं मिली थी, क्योंकि स्कूल प्रोजेक्ट जिसे कहा जाता है एजुकेशन प्रोजेक्ट बहुत वायबल नहीं होता है। इंडिया में आज भी आपको ट्रस्ट एंड नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस में ही स्कूल्स को रन करना है। एक स्कूल का मॉडल कम से कम 8 से 10 साल में ब्रेक इवन होता है और उसके बाद ही आपको कोई सरप्लस देख पाते हैं। तो जब इतना लिक्विडिटी इंटेंसिव बिजनेस ये एजुकेशन का है, पास्ट में इससे रियल एस्टेट डेवलपर्स को अप्रोच करना काफी मुश्किल था। जो भी स्कूल्स बने थे, ऑब्वियसली एज रियल एस्टेट डेवलपर्स वी कैन सोर्स लैंड, हम अच्छी जमीन अच्छे कीमतों पे जरूर सोर्स कर सकते हैं, लेकिन उसकी वायबिलिटी नहीं निकल पा रही थी। आज थैंक्स टू फ्यू गवर्नमेंट पॉलिसीज, अभी जो पॉलिसीज आई हैं टाउनशिप की, उसमें एक आप बोल सकते हैं कि एक फिलैंथ्रोपिक अप्रोच डेवलपर्स लेते हैं, क्योंकि ये जो सैटेलाइट सिटीज हैं ये जरा शहर से कभी कभी बाहर होती हैं, तो इन्हें फुल्ली सेल्फ सफिशिएंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्राहक नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे 2 या 3 घंटे किसी शहर में जाएं, ट्रैफिक में फंसे या किसी इनकन्वीनियंस से गुजरें। जब हम इन सैटेलाइट टाउनशिप्स में आज ये स्कूल्स करते हैं, हम इसका कॉस्ट पूरी तरह स्कूल के डेवलपमेंट पे नहीं गिनते हैं। हम जो मकान बनाएंगे उसके ऊपर भी इसका कॉस्ट हम लोड करते हैं, और इसीलिए आज उसकी वायबिलिटी एक तरह से देखी जा रही है। और आप देखेंगे काफी रियल एस्टेट डेवलपर्स जो इस तरह की सैटेलाइट टाउनशिप्स बना रहे हैं, वो एजुकेशन या इस फील्ड में वेंचर कर रहे हैं।